नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली कैंट विधानसभा से कांग्रेस के नेता डियर प्रदीप उपमन्यु जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। दिल्ली छावनी विधानसभा इस बार जो 10 साल से भूल करती आई है उसको सुधार करना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने इस बार यहाँ की नागरिकों को उनके विचारों के विरुद्ध पुराने उम्मीदवार को फिर से उतार दिया है। श्री अरविंद केजरीवाल, अगर हम सब जानते हैं, ने आम आदमी पार्टी की शुरुआत 2 मुद्दों पर की थी, एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध और एक कि हर बात, चाहे वो मैनिफेस्टो हो, चाहे कैंडिडेट तय करने हो, जनसंवाद से होगी। आज बड़ा दुख है और खेद है कि अरविंद केजरीवाल, जैसे कि सब जानते हैं कि वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं, उन्होंने अपने बिना जनसंवाद के, बिना किसी यहाँ के नागरिकों से बातचीत किए बिना अपने यहाँ पर एक ऐसे विधायक को फिर रीनॉमिनेट कर दिया है जिसने पिछले 5 साल में जन समस्या के लिए कुछ भी नहीं किया। वही समस्या की बात की जाए तो क्या क्या समस्या बनी हुई है क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहले तो जन समस्याएं मैं कई बार गिना चुका हूँ। अब तो मैं जो गिना रहा हूँ वो बहुत साफ है कि केजरीवाल साहब जब आए थे भ्रष्टाचार की बात करते थे। आज मैंने उनको चिट्ठी लिखी है, अपना ट्विटर पे भी लिखने जा रहा हूँ कि जो एमएलए फंड है, एमएलए फंड हमारे विधायक ने यहाँ उसको यूटिलाइज किया है, उसकी जानकारी किसी भी वेबसाइट पे मुझे उपलब्ध नहीं है। मैंने बहुत जगह देखा है कि जहाँ एमएलए ने अपने बोर्ड लगा रखे हैं कि विधायक के फंड से किया गया है। जब मैंने कैंटोनमेंट बोर्ड में या एनडीएमसी में जाके जानने की कोशिश की कि इसका वर्क ऑर्डर कब इशू हुआ है, मुझे पता लगा कि उन्होंने इस प्रकार का कोई काम नहीं किया है। अभी किरवी प्लेस में विधायक ने अपनी जेब के खर्चे से या किसी ठेकेदार की मेहरबानी से रातों रात एक सड़क बिछाने की कोशिश की और जिसको सुबह कैंटोनमेंट बोर्ड ने तोड़ दिया या किसी एमईएस ने तोड़ दिया, मुझे नहीं जानकारी। अब वो 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपया कहाँ से आया? ये बहुत गंभीर मामला है। और केजरीवाल साहब जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, वो इस मुद्दे पे बोलते ही नहीं। जिनका विधायक अपनी जेब से 5 लाख, 10 लाख की सड़कें बना रहा है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। पूरी नागरिकों को सोचना, दिल्ली छावनी की विधानसभा को सोचना है कि वोट के लिए वो क्या क्या कर रहा है। अभी केजरीवाल साहब ने कह दिया कि 60 साल से ऊपर जितने भी नागरिक हैं उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। 10 साल से वो क्या कर रहे थे? क्या केजरीवाल साहब ने कभी सोचा कि सरकारी अस्पतालों में एडमिशन कराने के लिए बेड खाली हैं? क्या फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी? तो आदेश आपने दे दिया। सरकार का नोटिफिकेशन सरकार के मुख्यमंत्री नहीं देते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के कन्वीनर देते हैं। ये किस प्रकार का गवर्नेंस है? ये तो बहुत ही पुअर गवर्नेंस है कि जहां मुख्यमंत्री बिल्कुल खामोश है, मौन व्रत पे है और उसके पॉलिटिकल पार्टी के कन्वीनर ऐसी भाषा बोलते हैं। अगर आप देखें तो जितने लोगों ने इंश्योरेंस करा रखी है उन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिलते। गंगाराम में चले जाइए, मैक्स में चले जाइए, अपोलो में चले जाइए। यहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट तो तब होगा जब हॉस्पिटल्स डबल बनेंगे। 10 साल में उन्होंने कितने हॉस्पिटल बनाए इसके बारे में बताएं। हायर एजुकेशन में उन्होंने क्या सब्सिडी दी? क्या SC ST के लिए फी वेवर दिया? क्या फी, जब एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी है, वहां पर आईपी यूनिवर्सिटी में 2000 रुपया, 2500 रुपया जो लगता है, क्या वो गरीब आदमियों के लिए कम है? नहीं। तो इसी प्रकार के जितना भी मॉडल गवर्नेंस का है वो इतना पुअर है। और मेरी समझ में सभी नागरिकों को मैं कहना चाहता हूं, केजरीवाल साहब को भी चुनौती है कि मुझसे बहस करें, कभी आगे डिबेट करें इस बात के ऊपर कि उनका गवर्नेंस मॉडल क्या है। गवर्नेंस मॉडल ये नहीं है कि उसको अपनी सरकार को निजी संपत्ति समझ के ये बांट दिया, वो बांट दिया। गवर्नेंस मॉडल ये है कि एक सिस्टम डेवलप किया जाए जहां पर बड़ी ट्रांसपेरेंसी हो। हायर एजुकेशन में इतनी हाई फी हो चुकी है आज। मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, मैं सरकारी इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, चाहे वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, इनमें जो एक फीस है 2-2 लाख फीस है, वो किस लिए होगी? सरकारी लैंड पे बने हैं, उसको सरकारी खर्चे के ऊपर वहां पर
बिल्डिंग के लिए लोन दिया गया है, तो इतनी महंगी फीस क्यों होगी? क्यों वहां पर मेरिट बेस्ड बच्चों के लिए कम फीस नहीं होगी? प्राइवेट कॉलेजेस अपनी लैंड खरीदते हैं, अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, उनसे समझ आता है कि उनको हायर फीस चाहिए, पर जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें इस प्रकार की फीस यह दिखाती है कि दिल्ली सरकार की पॉलिटिकल माइंडसेट और पॉलिटिकल अथॉरिटीज को कोई वक्त नहीं है कि किसी प्रकार की गवर्नेंस मॉडल को रेगुलेट करें। आज वो कल उन्होंने 60 साल वाली जो की है, मुझे तो यही समझ नहीं आता कि उनको, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कि क्या वो जानते हैं कि कितने बेड खाली हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितने बेड रखेंगे? उनको सबसे पहले तो पेशेंट को एडमिशन जरूरी है, और पेशेंट को अगर हॉस्पिटल को ये पता है कि ये फ्री ट्रीटमेंट वाला है, तो वो कैसे रेगुलेट करेंगे उसको कि एडमिशन जरूरी दे दे? ये आम आदमी फ्री ट्रीटमेंट के लालच में सोचेगा बहुत बढ़िया काम हो रहा है, उसको यही नहीं पता कि फ्री ट्रीटमेंट कागजों में आदेश है, पर ग्राउंड पे उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि एडमिशन ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल वही सर, वो दिल्ली सरकार ये भी कह रही है कि हर महिलाओं को 2100 रुपये दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ 2100 ही फिक्स क्यों किए हैं, ये तो मुझे समझ नहीं आया। 5000 कर देते, कम से कम इतना पैसा तो करते। क्या पंजाब में मिल रहा है सर महिलाओं को 1000 रुपये? देखिए, मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन के लास्ट महीने में ये चुनावी जुमले हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। मेरा सिंपल सा मानना है कि आपके पास 10 साल थे, आपने वो 10, मैं तो पेंशन की बात कर रहा हूँ, मैं क्योंकि अभी राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाता हूँ, इतने बुजुर्ग मुझे मिल रहे हैं जो कह रहे हैं हमारी पेंशन नहीं लगी, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो पेंशन के लिए उनको एमएलए के यहाँ क्यों जाना है? क्यों सरकारी दफ्तर में कोई प्रोविजन नहीं है कि जहां जाके वो अपनी पेंशन के कागज जमा करा पाए? अभी तक मैंने बड़ी वेबसाइट चेक करने की कोशिश की है कि जी निकल गई डेट। दैट मीन्स कि जिन्होंने फॉर्म नहीं किसी कारण से भर पाए वो पेंशन निकल गई। 5 साल में कितने लोगों को पेंशन दी है? सभी को पेंशन क्यों नहीं मिलेगी? क्या उस पर भी लिमिट है? ये सब की क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है, और पूरी पब्लिक को पता होना चाहिए कि 2100 रुपया हर महिला को मिलेगा, या पहले जो 100 लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे, उनको मिलेगा। और अगर पैसा ही देना है तो आप ऐसी राशि दीजिए, 5000 कम से कम कर दीजिए, 10000 कर दीजिए। आपको अगर नौकरी नहीं देनी, अच्छा तो ये होता कि महिलाओं के लिए, वो बुजुर्ग महिलाओं के लिए ये रखते, और जितनी बाकी महिलाएं हैं उनको रोजगार देते, चाहे आंगनबाड़ी में देते, चाहे बस में जैसे मार्शल्स हैं उनका करते। सारा कहानी ये है कि अरविंद केजरीवाल साहब को गवर्नेंस आती ही नहीं। उन्होंने आईएएस की नौकरी पास की है, पर मुझे नहीं लगता कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत जानकारी है, और शायद यही कारण है कि उनका और एलजी का अधिकतर टाइम झगड़ों में निकल गया है, जिसके कारण आम जनता को तकलीफ उठी है। अगर आप याद करें 15 साल का वो पीरियड जब श्रीमती शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही पावर थी। तब शायद आम नागरिक को यह नहीं पता था कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, क्योंकि दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेशन ऐसा कर रखा था, और मैक्सिमम जितना भी काम था वो मुख्यमंत्री पॉलिटिकल अथॉरिटी के रूप में एलजी के यहाँ अपना पर्सनल इक्वेशन थी, पर्सनल उनका रिलेशन बना रखा था, और उसके तहत अब आप जबरदस्ती एक ऐसी सिचुएशन बनाएंगे जहां पर के एलजी और आपका झगड़ा होता रहे, फाइनली उसका नुकसान क्या होगा? देखिए, 2100 का जो जुमला है, अभी तो मुझे जो जानकारी है, मेरी समझ आई है कि 1000 रुपया मिलेगा। 2100 का एक उनके मन में दिमागी उपज है, जिसको वो चुनाव जीतने के बाद उसको लागू करेंगे। मेरा ये सोच है कि अरविंद केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल जैसी सोच हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते नहीं। आज आम आदमी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान के तहत राजनीतिक पार्टीज की रिकॉग्निशन हुई है, पर मेरा जो जनरल एक्सपीरियंस है कि आम आदमी पार्टी एक निजी दुकान की तरह अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं, जहां कोई जन संवाद नहीं है, सिर्फ एक तरफा है, और उनके मन में जो आता है, क्योंकि 2100 जो उन्होंने कहा उसके ऊपर
कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी होनी चाहिए कि कैसे होगा, फंड कहाँ से आएंगे। अब इलेक्शन के बाद जैसे पेंशन मिलनी थी जो पिछले 5 साल में, वो काफ़ी साल बंद रही है। जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं उन्हीं को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको गवर्नेंस के रूप में हर वक्त झगड़ा रहता है। अब वो जो फाइल जो कानूनी रूप से वो एलजी के यहाँ से अप्रूव होनी है, उसको वो अप्रूव करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी देखने को नहीं मिला जहाँ पर 2100 का नोटिफिकेशन हो। ये एक राजनीतिक बयान है जिसको अभी मैंने आज तक 10 साल तो उनकी सरकार रही है ना सर। आज तक के एजेंडा में अगर आपने देखा हो तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपने क्या वादे किए थे। उसमें राजदीप सरदेसाई थे, इस बार आज तक एजेंडा में एक और कोई एंकर थे। उनसे कहा गया आपने 3 वादे किए थे कि आप नदी को साफ करेंगे और अगर मैं ना साफ कर पाऊं तो 2025 के चुनाव में मुझे वोट ना दीजिए। दूसरा उनसे था कि हर घर में मैं नलका लगवा दूंगा। तीसरा था यूरोप जैसी मैं सड़कें बना दूंगा और यमुना की सफाई। और उन्होंने खुद माना कि ना तो मैं यमुना की सफाई कर पाया हूं, ना सड़कें बना पाया हूं, ना ही मैं पानी दे पाया हूं, पर अगले 5 साल और दे दीजिए। अरे 10 साल में अगर आप नहीं कर पाए, मैं तो केजरीवाल से आप एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बेल पे इस कंडीशन पे जाएंगे कि ना तो आप ऑफिस जा सकते हैं और ना ही किसी फाइल को साइन कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार उन्होंने ये अपना मुख्यमंत्री पद से रिजाइन दे दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो रिजाइन नहीं देंगे तो अगले लास्ट के 4 महीने में सरकार कोई काम नहीं कर पाएगी। अब अगर वो चुनाव में जीतने की बात कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से ऑफिस जाएंगे, वो किस प्रकार से फाइलें साइन करेंगे? क्या वो बता सकते हैं कि क्या वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार वो फाइल साइन कर पाएंगे? क्या ऑफिस जा पाएंगे मुख्यमंत्री के? अगर नहीं तो क्यों इस प्रकार के जब रिजाइन किया और आज की स्थिति में क्या ऐसा बदल गया कि वो मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे हैं? तो क्या लगता है सर, परिवर्तन होगा इस बार दिल्ली के अंदर? देखिए, दिल्ली के अंदर परिवर्तन की मैं बात नहीं करता। दिल्ली कैंट विधानसभा में हर हाल में आम आदमी पार्टी का विधायक इस बार सुफड़ा साफ होगा। और यहाँ की जो उसके गलतफहमी है, यहाँ का विधायक कहता है मुझे सदर बाजार, गोपीनाथ बाजार, ओल्ड नांगल की वोटें ही नहीं चाहिए, मुझे तो एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर मैंने इनकी वोटें नहीं चाहिए, मेरे पास अपनी वोटें फिक्स हैं। आप उनसे पूछिए यहाँ के विधायक को कि कितने घंटे वो उपलब्ध रहते थे। आज उनके साथ आप पता कर लीजिए कि कोई यहाँ का उनके साथ कितने व्यक्ति उनके साथ चल रहे हैं। बड़ी हैरानी है कि इतने बड़े पढ़े लिखे विधायक अपने एमएलए फंड का बोर्ड लगा लगा के गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहाँ एमएलए फंड इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसे पढ़े लिखे विधायक अपनी जेब से 5 से 10 लाख रुपया लगा के सड़क बना रहे हैं, जो सड़क सुबह टूट जाती है तो उनको खुद एडवोकेट हैं, वो जानते हैं कानून। अगर कानून की वर्क ऑर्डर के तहत उन्होंने वो सड़क बनाई होती वो कभी नहीं टूटती। तो फंड का दुरुपयोग हो रहा है सर यहाँ पे। देखिए, मैं तो पक्का मानता हूं कि वो 5-6 लाख या 10 लाख जो जेब से लगा के उन्होंने सड़क बनाई, वो कहां से आए, वो केजरीवाल को जरूर बताना चाहिए कि उसके एमएलए को क्या पार्टी ने फंड दिया है। अगर फंड नहीं दिया तो क्या वो एमएलए ने अपनी बैंक से निकाला, बैंक से नहीं निकाला तो क्या किसी ठेकेदार की मेहरबानी से निकाला। किरवी प्लेस में जो काम सरकारी तरीके से कर सकते थे, जैसे केजरीवाल साहब को सरकारी काम कराने का तरीका नहीं आता, ऐसे यहाँ के विधायक को सरकारी काम कराने का कोई तरीका नहीं आता, जिसके कारण यहाँ की जनता को काफ़ी निराशा है और काफ़ी 5 साल में बदहाली फेस करनी पड़ी है। दर्शकों को अंत में कुछ कहना चाहेंगे प्रदीप जी? मैं दर्शकों को और दिल्ली छावनी विधानसभा के नागरिकों को एक ही विनती करूंगा कि इस बार एक परखा हुआ इंसान, जिसको आप परख चुके हैं, जिसको आप सुबह शाम कभी भी अपने काम के लिए पकड़ सकते हैं, जो आपके बीच ही रहता है, जो किसी भी स्वभाव में अपने आप को आपसे भिन्न नहीं मानता, आपके बराबर का मानता है, जो आप कभी उसके घर जाएं तो आपको बराबर की कुर्सी दे के
आपका हालचाल पूछता है, आपके परिवार के बारे में जानता है, ऐसे व्यक्ति को आप अपनी वोट दें, ना कि आप किसी आम आदमी या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को दें जिसने 10 साल में दिल्ली कैंट को तबाह कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू।